हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर विज्ञान शिक्षण के जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2016 से लेकर 2022 तक, उन सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज मैं हल कराने वाली हूं। अगर आपने विज्ञान की बहुविकल्पी क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और बहुविकल्पी क्लास 2016 से लेकर 2022 तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको मैंने हर पेपर में बताया है, हर वीडियो में बताया है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता है आपके एग्ज़ाम डेट बहुत पास में है, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और 2 दिन मैं इतनी बिज़ी रही कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाई। तो चलिए आपकी लगातार बैक टू बैक क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके पेपर को। आपने डिमांड किया था कि मैम मुझे साइंस का पेपर करा दीजिए। बहुत सारे हमारे एक से प्रशिक्षु हैं जिन्होंने कहा था मैम हमें साइंस का पेपर करा दीजिए। तो मैंने सोचा आज आपको साइंस के जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उनको करा देते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या फिर कोई लाइव क्लासेस हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए 2016 का प्रश्न पत्र शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा घर्षण बल, जब मैं बहुविकल्पी करा रही थी तब भी मैं एक एक बहुविकल्पी को मैंने एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो घर्षण बल का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ खाना। ठीक है, रगड़ जाना। जैसे जैसे आप किसी सैंडल को पहने हुए हैं या चप्पल को पहने हुए हैं तो आपके पैर क्या होते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। तो वही होता है घर्षण बल। ठीक है, जब दो वस्तुओं के बीच गति होती है तब एक बल गति के विपरीत बल लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुओं के बीच गति होती है, यानी दोनों वस्तु गति कर रही है, तब एक बल गति के विपरीत बल लगाती है। ठीक है, जैसे आप चलते हो तो ऐसे लगता है कि जो आपकी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, आपको आगे की तरफ जाने के लिए धक्का देती है। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं के बीच गति होती है तब एक बल गति के विपरीत बल लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यदि बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पे पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। ठीक है, गिर पड़ेंगे। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? तो चक्की गति नहीं करेगी, घर्षण बल की मात्रा कम होने पर ऐसा होता है। यानी कि जब आपकी जो चप्पल होती है वो क्या होती है, आपकी स्लिप करती है। क्यों करती है? क्योंकि घर्षण बल की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, या कोई मशीन होती है वो क्या होती है, वो काम करना बंद कर देती है या बहुत तेजी से एकदम से झटके में काम कर देती है, तो वो क्या होता है, उसमें घर्षण बल की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो घर्षण बल का मतलब होता है फिसल जाना। ठीक है, घर्षण बल का मतलब होता है रगड़ खाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 2 है आपका। प्रश्न नंबर 2 क्या है, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहा गया है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। यानी जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं उनकी विधियों का नाम लिखना है। तो अलैंगिक प्रजनन होता क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। एकल जीव का मतलब ये होता है कि वे जीव जो क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो आपके नर और मादा होते हैं, जैसे केचुआ। ठीक है, केचुआ क्या है, ये एक तरीके का अलैंगिक प्रजनन करता है, एकल जीव होता है। ठीक है, इसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन यानी जैसे कि मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होते हैं, नर अलग होते हैं और मादाएं अलग होती हैं, लेकिन केचुआ में नर और मादा सेम होते हैं। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, केचुआ, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो एकल होते हैं, यानी जिनके अंदर नर और मादा दोनों गुण पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको एकदम रट लीजिएगा। अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। और वैसे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विखंडन, जिसे हम फिजन कहते हैं। जैसे कि आपका पैरामीशियम है या फिर अमीबा है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका पहले क्या होता है, विखंडन होता है। ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, यानी अपने ही शरीर को ये 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, फिर मुकुलन, बडिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा पेड़ पौधों में
अलग से भी आपके, जैसे मान लो ये आपका पेड़ है तो इनकी शाखाओं से भी पत्तियां निकलती हैं और अलग से भी कहीं कहीं पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वही क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। यानी कि किसी अंग से अलग अंग के भाग से कोई प्रजनन होना, वो क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने मनुष्य में देखा होगा कि किसी के, हम लोगों के नॉर्मल तो 5 उंगलियां होती है, लेकिन किसी किसी की 6 उंगलियां होती है, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं बडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल बताए आपको। नेक्स्ट है बीजाणु का बनना यानी स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजों का बनना। ठीक है, 4 है पुनर्जनन यानी जनरेशन। ठीक है, जनरेशन जो पुनर्जनन किसी भी चीज का फिर से उगना। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी पेड़ से क्या होता है, बीज गिर गया या फूल गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो उससे नया पौधा बनना। ठीक है, पुनर्जनन रीजनरेशन कहलाता है। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन होता है। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, यानी पत्तियों का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है। तो पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यही होता है जो उनके अंदर अलग यूनिक काम होता है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, यही इनका मुख्य कार्य है। बाकी तो सब मिलता जुलता है जंतुओं से, जीव जंतुओं से। ये भी प्रजनन करते हैं, ये भी शोषण करते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के मुख्य कार्य क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि घूमते हुए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था, गैस अवस्थाएं पढ़ी होंगी, उसी तरीके से ऊर्ध्वपातन होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो सबसे पहले वो किस में बदलती है, द्रव में बदलती है। ठीक है, यानी कोई ठोस पदार्थ आप गर्म करोगे, पहले वो द्रव में यानी पहले वो गीली होगी, उसके बाद वो वाष्प होकर उड़ जाएगी। जैसे कि जल जैसे आपका जल बर्फ बन गया है, ठोस बन गया है, आप उसको गर्म करते हो, पहले वो पानी बनता है, उसके बाद वो गैस अवस्था में भाप बनके या वाष्प बनके उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे क्या होते हैं, गैस अवस्था में बन जाते हैं। ठीक है, गैस अवस्था में बदल जाते हैं, वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को आप गर्म करोगे सीधे वो गैस में बदल जाएगा। नौसादर है आपका, आयोडीन है आपका, ये सभी क्या है, ये सभी ऊर्ध्वपातन होते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में आपकी क्या होती है, घूर्णन गति होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूर्णन गति होती। कैसे, घूर्णन गति का मतलब होता है वे गति जो अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है। ठीक है, वे वस्तु जो अपने अक्ष के परितः, मतलब लट्टू क्या होता है, एक ही स्थान पर, इसी स्थान पर क्या करता है, घूमता रहता है। तो वे वस्तु जो अपने अक्ष के परितः ही घूमती रहती है वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतने इजी प्रश्न आते हैं कि आप आराम से कर लोगे। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों के नाम लिखो। ये आपका प्रश्न था, देख लीजिए यहाँ पे आपका प्रश्न था कि हमारे शरीर में, चलिए ये देखिए, हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनके नाम लिखिए। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में 5 ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कैसे, जैसे आँखों से आप क्या करते हो, देखते हो, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं होती, जितनी भी चीज़ें होती, सभी को आप देखते हो। नाक, जिससे आप सूंघते हो, स्मेल को पहचानते हो। ठीक है, कान, जिससे आप सुनते हो, जीभ, जिससे आप चखते हो, और त्वचा, जिससे आप महसूस करते हो। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 2016 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब शुरू करते हैं 2017 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो 2017 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है जलीय पौधों की विशेषताएं कुछ अलग होती हैं स्थलीय पौधों से। चलिए देखते हैं।
जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं। उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोश कहा जाता है। वायु को उसमें भरने के लिए क्या होते हैं, असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी रहती, जैसे आपकी जलकुंभी। आपने देखा होगा कि तालाब में जलकुंभी फैली रहती है, ठीक है। तो जलीय पौधों की या उनके पत्तियों की क्या है, तो जलीय पौधे के तने की क्या विशेषता है कि उसमें बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, उनके अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोश कहा जाता है। और पत्तियों की क्या विशेषता है कि उसमें पत्तियों की क्या विशेषता है, पत्तियों की विशेषता ये है कि कमल और कुमुदनी के पौधों की पत्तियां कैसी होती, चपटी होती हैं। कैसी होती हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से होती है, चपटी ऐसी होती है, ठीक है। क्या होती, चपटी होती हैं, ठीक है, चपटी होती हैं। और क्या होती हैं, और इतनी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती। इनकी जो सतह होती है वो चिकनी चिकनी होती, ताकि उन पे जब पानी पड़े तो वो पत्तियां गीली नहीं होती। अगर ज़्यादा गीली हो जाएंगी तो सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, लेकिन उनकी सतह चिकनी बनी होती है जिससे उनकी पत्तियां गीली नहीं होती हैं, ठीक है। चपटी होने के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण स्वयं संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश के निर्माण से भोजन को बनाती है, लेकिन जो हमारे जल में जो पत्तियां होती हैं, यानी जल में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, ये पत्तियों की विशेषता थी और ये क्या थी, तनों की विशेषता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। कीट भक्षी पौधों की विशेषता व नाम लिखिए, यानी कीट भक्षी पौधे की कोई एक विशेषता या उनका नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीड़ों को खा जाते हैं, ठीक है। कीड़ों को क्या करते हैं, खा, जैसे ड्रोसेरा हो गया, घरपर्णी हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं। कि इनके अंदर, इनके पौधों में इतनी ज़्यादा सुगंध होती है, इतनी ज़्यादा महक आती है कि आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इनके क्या करते हैं, फूलों पर जाकर बैठ जाते हैं। इस तरीके से एक घड़े के आकार का इनका रूप होता है और इस पर आकर भौरे या कुछ भी आकर बैठ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही बैठते हैं वैसे ही ये अपना ढक्कन तुरंत बंद कर लेते हैं। इनके अंदर एक ढक्कन इस तरीके का पाया जाता है, ये ढक्कन खुला होता है और ये इस तरीके का पौधा होता है। यहाँ पर जैसे ही बैठते हैं फट से ये अपना ढक्कन बंद कर देते हैं और ये कीड़ों को खा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कीड़ों को खा सके ये क्या करते हैं, उनसे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो कीट भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, ये जहाँ पे दलदली स्थान होते हैं वहां पे ये उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है। दलदली स्थानों पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये कीड़ों मकोड़ों को अपने अंदर कर लेते हैं, खा लेते हैं, उनसे किस लिए, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं। समझ में आ गया। तो कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे कीड़ों मकोड़ों को यानी कीटों को खाते हैं, उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बना पाते हैं और इनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऐसा काम करते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, ड्रोसेरा हो गया आपका, घरपर्णी, ये आपके क्या है, कीट भक्षी पौधे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वृत्तीय गति का एक उदाहरण बताइए और घूर्णन गति का एक उदाहरण बताइए, ठीक है। तो वृत्तीय गति का, वृत्ति आप जानते हो कि ये वृत्त हो गया आपका, ये हो गया वृत्त। तो वृत्त को हम कहते हैं वृत्तीय गति, यानी जो वृत्त के चारों ओर घूमे, ठीक है। जैसे सूर्य, ये मान लो हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हमारे क्या होती है, पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये हमारा क्या है, वृत्तीय गति है, यानी एक वृत्त में गोल गोल चक्कर लगा रही है, ठीक है। और वही घूर्णन गति का एक उदाहरण, तो लट्टू का फिरना। लट्टू क्या करता है, उसी स्थान पर गोल 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 फिरता रहता है, वही उसी जगह पर एक ही पॉइंट पर वो क्या करता है, गोल गोल फिरता रहता है। ये लट्टू होता है और उसी स्थान पर एक गोल गोल ये पॉइंट फिरता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लट्टू का फिरना। लट्टू का फिरना, या फिर हम कैसे, कुम्हार को देखा होगा कि कुम्हार का जो चाक बना होता है वो अपने उसी चाक में उसी जगह पर उसका बर्तन क्या होता है, वो मिट्टी क्या होती है, घूमती रहती है और वो बर्तन का आकार लेती रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों का नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प के जो विभिन्न अंग हैं वो हैं 4 प्रकार के। एक होता है बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड को
के ताप को माप, मतलब कितने ताप को माप सकते हैं। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जब हम लोगों के फीवर आता है तो वो उनके जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसमें मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड को कितने तक माप सकते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट किया कि अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि ऐसे जीव जो सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं जिनमें वो अलैंगिक जनन होता है, यानी जो नर और मादा दोनों होते हैं जो अपने ही शरीर से प्रजनन कर लेते हैं, उन्हें हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे कि पहला है, ये 6 प्रकार के होते हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना और पुनर्जनन, खंडन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न पत्र शुरू होता है 2018 प्रश्न पत्र, और चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए हैं। तो 2018 के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें कहा गया है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिपीट कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पढ़ तो रहे हो, इसको भी, इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सोच लीजिए, आ भी सकता है, आ भी सकता नहीं, आएगा। ठीक है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में बताइए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है उसे हम किसे कहते हैं, वायरस को कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं विषाणु। ठीक है, ठीक है, वायरस यानी विषाणु। तो हम विषाणु को कहते हैं, आपको पता है कैसे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अब आप कभी नहीं भूलोगे, पूरी गारंटी है मेरी। देखिए, जब क्या करते हो, जब आपको मान लो आपको जुकाम हो गया, ठीक है, कफ हो गया, आपको क्या होता है, आपको छींक आती है। ठीक है, जब आपको छींक आती है तो उस छींक से आपका क्या होता है, जो पानी पानी बूंद बूंद सा आपके गिर जाता है बाहर, तो उससे आपके विषाणु बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जब बाहर विषाणु, आपको पता है वायरस की वजह से आपको होता है ये। ठीक है, तो जैसे ही विषाणु बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। और जब आपके पड़ोस बैठा हुआ दोस्त, यानी मान लो कि आपकी कॉपी पे छींक आ गई और वहां पे आपके क्या हो गए, वायरस फैल गए और वो मर जाते हैं बाहर आकर के। और मान लो उसी कॉपी को आपके फ्रेंड्स ने, आपके साथी ने जो आपके बेंच पे बैठा हुआ है, उसने ले लिया कि मुझे जरा सा इसमें से काम है, अपनी कॉपी दे दो, और उसने इस कॉपी को छू लिया, तो उसके छूने से उसके हाथ में क्या हो गया, वही वायरस उसके हाथ में आ गए। ठीक है, हाथ में लग गए। और मान लो उसको नाक पर खुजली हो रही है या कुछ हो रहा है, वो अपना हाथ नाक पे या मुंह पे कभी ना कभी तो पूरे दिन में ले ही जाएगा। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो क्या करेगा, अपना जो हाथ है वो ले ही जाएगा अपने मुंह के पास या नाक के पास। और जैसे ही वो वायरस उसके अंदर प्रवेश करेंगे, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही वो क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। ठीक है, और देखो, जब आपको जुकाम होता है तो आपके पड़ोस में बैठा हुआ आपके दोस्त, उसको जुकाम जरूर होता है, या आपके घर में किसी को जुकाम होता है तो दूसरे को जुकाम जरूर होता है। अगर एक भाई को हुआ तो दूसरे को जरूर हो जाता है, क्योंकि ये वायरस होता है, वो वायरस बाहर आके मर जाते हैं। और जैसे ही उस वायरस पे हाथ पड़ता है और आप अपने हाथ को अपने फेस पर लगाते हो या कहीं पे लगा देते हो, वो आपके जैसे ही आपके नाक के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है, हवा के माध्यम से जैसे भी पहुंचते हैं, वो क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यानी पुष्प के नर अंग का नाम बताइए। तो पुष्प का जो नर अंग होता है उसे हम पुकेसर कहते हैं। और जो इसका अगर पूछा जाए कि पुष्प के मादा अंग का नाम बताइए, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है जायांग। ठीक है, स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प के नर अंग का नाम क्या है, पुकेसर है। ये देखिए पुष्प का नर अंग है। आपने देखा होगा, आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, गुड़हल के फूल में इस तरीके से ऊपर, ये गुड़हल का मान लो फूल है, अरे भाई फूल बन नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें ऊपर इस तरीके से वो बनी होती है। ठीक है, देखा होगा साफ साफ, यही होता है पुकेसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया। अब पत्तियों का क्या मुख्य कार्य नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो पत्तियों का सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन बनाना। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को स्वयं तैयार करना या अपने भोजन को स्वयं बनाना क्या कहलाता है, पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। क्या कार्य होता है, या सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्युत बल किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित बताइए। आई होप यही क्वेश्चन होगा। चलिए एक बार पढ़कर देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, विद्युत बल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर नहीं कहा है, लेकिन आपको उदाहरण देना पड़ेगा। विद्युत बल किसे कहते हैं? तो विद्युत बल क्या होता है? चलिए, विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई चीज किसी भी आवेश के माध्यम से किसी की ओर आकर्षित होने लगती है तो उसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे जैसे आज ये आप प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे घर पे। क्या होता है? प्लास्टिक की जो स्केल होती है उसको क्या करते हैं, सूखे बालू में खूब रगड़ लीजिए, खूब रगड़ लीजिए, इतना रगड़ लीजिए कि गरम गरम सा होने लगे। ठीक है, रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दीजिए और उस स्केल को कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए। देखिएगा कि वो कागज के टुकड़े जो हैं वो स्केल की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक की स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? विद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, तो विद्युत बल किसके कारण होता है? किसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने, कोई भी बल जब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसे हम विद्युत बल कहते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल आज करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कभी कभी आपके बहुविकल्पी में एग्जाम्पल पूछ लेता है कि कौन सा आपका ऊर्ध्वपातन है, तो कपूर, नौसादर, आयोडीन, ये तीन क्या है? ऊर्ध्वपातन है, जो बिना द्रव्य के बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 2018 पेपर का, और ये पूछा गया है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक है। तो अनुकूलन अंग क्या होते हैं आप बताइए जल्दी से कमेंट्स में। तो अनुकूलन अंग क्या होता है? जब आप किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में रहने के लिए किसी भी अपने आप को मैनेज करते हो या अनुकूल होते हो, उस वातावरण में रहने के लिए, उस परिस्थिति में रहने के लिए, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो मछली के जल में रहने के लिए क्या अनुकूलन होता है? भाई एक इंसान जल में नहीं रह पाता है। अगर वो आप किसी पानी में जाएंगे तो क्या होता है? आप डूबने लगते हो। जब डूब जाते हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो डूब के आप सड़ गल के मर जाते हो। ठीक है, तो क्या होता है? लेकिन मछली के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो भी तो जीव है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको भगवान ने कुछ ऐसी स्पेशल चीजें दी हैं। कौन है? चलिए, मछली के जल में रहने के लिए धारा रेखित शरीर, पंख और गलफड़े आदि अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती है? धारा रेखित शरीर, इस तरीके से शरीर होता है। ठीक है, धारा रेखित शरीर होते हैं। ठीक है, और उसके पंख पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पंख पाए जाते हैं, और इसके क्या होते हैं? श्वसन करने के लिए गलफड़ों की आवश्यकता होती है, ना कि ये फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन पेपर शुरू होता है 2019 प्रश्न पत्र, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कौन से क्वेश्चन रिपीट भी किए हैं। ठीक है, चलिए पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। देखिए मादा अंग का नाम आ गया। अभी आपने नर अंग का नाम, नर मतलब होता है, नर मैं आपको बता देती हूँ जिसे आप मेल कहते हो, और मादा का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, तो पुष्प के मादा अंग का नाम क्या होता है? स्त्री केसर या जायांग। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लो, मादा मतलब होता है फीमेल, और फीमेल क्या होती है? स्त्री होती है। आपको एक ट्रिक बताया मैंने। ठीक है, ट्रिक समझिए हमारी। मादा मतलब होता है फीमेल, और फीमेल क्या होती है? स्त्री होती हैं, तो स्त्री केसर। बस इतना सा याद करना है। उसमें पुरुष होता है, पुरुष से पुकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया, और स्त्री से स्त्री केसर हो गया। ठीक है, याद हो गया? पुरुष से पुंकेसर हो गया और स्त्री से स्त्री केसर हो गया। अब आप नहीं भूलोगे। तो पुष्प के मादा अंग का नाम क्या होता है? स्त्री केसर होता है, या जायांग भी कहते हैं। चलिए सजीव का एक लक्षण लिखिए। वैसे तो बहुत से लक्षण है, ये श्वसन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, पाचन भी क्रिया भी करते हैं। तो एक लक्षण आपको जो समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में देखिए मैंने क्या दिया है। पुष्प के मादा अंगों का नाम जायांग होता है, जायांग, या फिर हम स्त्री केसर भी कहते हैं। ठीक है,
स्त्री केसर याद रखोगे बेटर रहेगा। जायांग भी याद रखना है, ताकि अगर जायांग मान लो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्त्री केसर को जायांग कहते हैं, और पुरुष यानी कि नर में पुंकेसर होता है। ठीक है, चलिए ये फूलों की बात कर रहे हैं, और ये नर और सॉरी ये आपके मेल और फीमेल आपके इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये ट्रिक बताई है आपको याद करने की। ध्यान रखिएगा, इंसान की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे फूलों की बात हो रही कि फूलों में किस तरीके से मादा अंग होते हैं, कौन कौन से नर अंग होते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका क्या था, सजीव के लक्षण। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे लक्षण बता दिए हैं, केवल सिर्फ आपको एक लक्षण पूछा है, आपको एक लक्षण बताना है वहां पे। ठीक है, तो पोषण क्या करते हैं, सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं। हर सजीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए वृद्धि करना, सभी सजीव क्या करते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु हो। लेकिन जीव जंतुओं में एक क्या होता है, एक उम्र होती है, जहाँ एक एज होती है जहाँ तक वो वृद्धि कर सकते हैं, या 20 है, 18-20 तक वो वृद्धि कर सकते हैं, या 22 होती है, 25 होती है। लेकिन पेड़ पौधे जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, शोषण क्या है, सजीव शोषण करते हैं, हमारे पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। वो शोषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और हम शोषण करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पापा घर पे, आप मान लो घर से बाहर घूम घाम के बहुत लेट आए हो, और आपके पापा दरवाजे पे खड़े, आज आए, आज इसकी डांट लगाऊंगा मैं, आज इसको पीटूंगा। जैसे ही पापा आपको ऐसे ही डराने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही हाथ उठाते हैं थप्पड़ मारने के लिए, आप क्या करते हो, आप अपने सर को थोड़ा सा हिला लेते हो, आपको लगता है थप्पड़ मारने जा रहे हैं, आप हिलाते नहीं हो, आपका अचानक से सर मुड़ जाता है। वही होता है आपका उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, या फिर आपने छुई मुई को देखा होगा कि आप छुई मुई के पौधों को जैसे ही छूते हो वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। या आपको चोट लगने लगती है, जैसे मान लो कोई आग, आपकी मोमबत्ती जैसे जली, छोटा बच्चा वहां पे जाता है तो उस हाथ को हटा लेता है, हटाता नहीं, उसका हाथ अपने आप से हट जाता है। तो ये होता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और भी एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे आपका पलक का झपकना। ठीक है, आप खुद नहीं झपकते हो, या अपने ही प्रति होती है। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, हर सजीव बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन जैसे आपको पसीना निकलता है, आप मल मूत्र त्यागते हो, ये सभी जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी जिनके ऐसे पदार्थ जिनको आपके शरीर को जिनकी जरूरत नहीं होती है, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं। पेड़ पौधों में आपने देखा होगा एक सफेद सफेद सा पदार्थ निकलता है, कुछ कुछ पौधों में, वही होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हम लोगों में पसीना निकलता है, हम लोग मलमूत्र त्यागते हैं, वैसे ही उन लोगों में सफेद सफेद करके एक पदार्थ निकलता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिनको उनके शरीर की, पेड़ पौधों को जरूरत नहीं होती है। तो उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इनमें से किसी एक को आप चूज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर है प्रश्न नंबर 3, आपका पूछा गया है कि शाकाहारी जंतुओं के 2 नाम और मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। अब बताओ कि ये एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके जो क्लास फर्स्ट में, क्लास 3 और क्लास आपके 4 स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया जाता है, ऐसे पूछा गया। भाई आप शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं को नहीं जानेंगे? तो चलिए, तो किन्हीं 2 शाकाहारी जंतु, यानी कि जो क्या करते हैं, जो केवल घास खाते हैं, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गाय है, बकरी है। ठीक है, ये सभी हैं। मांसाहारी जंतुओं के नाम जैसे शेर है, चीता है। मांसाहारी का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, यहाँ पे सर्वाहारी नहीं कहा गया है, मांसाहारी कहा गया है। तो शेर और चीता, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण मतलब रगड़ खाना। ठीक है, तो जब 2 वस्तुओं के बीच गति होती है, तब एक बल गति के विपरीत बल लगाती है, तो जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए, तो आप क्या करते हैं, गिर जाते हैं। क्यों होता है? घर्षण बल की कमी के कारण होता है। आपकी चप्पलों में घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी, घर्षण बल की मात्रा कम होने पर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। शायद यही क्वेश्चन है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, ये पूछा गया है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं को पूछा गया है। भौतिक अवस्था का वो मतलब होता है, देखिए भौतिक अवस्था का मतलब होता है, मान लो अगर आपसे पूछ लिया गया कि भौतिक अवस्था क्या होती है और रासायनिक अवस्था क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे? तो भौतिक अवस्था वो अवस्था होती है
जिन्हें हम दोबारा उनकी परिस्थिति में वापस ला सकते हैं। जैसे जैसे एक मोमबत्ती के जलने के बाद आपने देखा होगा, जब मोम आपकी जो मोमबत्ती जलती है तो जो मोम जो होता है वो पिघलने लगता है, पिघलते पिघलते फैल जाता है। उसका शेप तो मोमबत्ती का बदल जाता है, लेकिन अगर आप चाहो कि उस जो पिघली हुई मोमबत्ती बिल्कुल पिघल जाती है, ना कि वो नष्ट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस स्थान पर आप मोमबत्ती को जलाते हो वो वहीं पर क्या करती है, पिघलते पिघलते उस स्थान पर फैल जाती है। उसका शेप तो चेंज हो जाता है, लेकिन वो मोमबत्ती वैसे ही उतना ही मोम रहता है। ठीक है, अगर आप चाहो उस मोम से, जो फैला हुआ मोम है, उस मोम से फिर से एक अच्छी सी शेप देकर मोमबत्ती बना लो तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जैसे कि आपने पानी को आपने क्या किया, फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो क्या हो गया, वो बर्फ बन गया, ठोस अवस्था में आ गया। अगर आप चाहो कि हम इसे फिर से द्रव अवस्था में ले आए तो आप उसे क्या करोगे, गैस ऑन करोगे, उसको रख दोगे, या फिर आप ऐसे ही अपने रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो भी वो फिर उसी क्या करेगा, उस अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। समझ में आ गया। चलिए अब आ गई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसको यूज करने के बाद उसे उसकी अवस्था में वापस आप नहीं ला सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे क्या करते हो, जैसे आपने किसी भी पेपर को जला दिया और वो राख बन गया, क्या आप उस राख से फिर से पेपर बना सकते हो, नेवर। ठीक है, जैसे कि आप लकड़ी लाए और लकड़ी को आपने जला दिया, जलाने के बाद वो कोयला बन गया या फिर और ज्यादा जल गया तो वो राख बन गई, क्या आप उस राख से फिर से लकड़ी को बना सकते हो, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रासायनिक अवस्था। यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद उस अवस्था में आप फिर से उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो, वो उस अवस्था में फिर से वापस नहीं आ सकती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं रासायनिक अवस्था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगर बर्फ होगा आपका जल तो ठोस रहेगा, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे या गर्म करोगे तो वो लिक्विड में बन जाएगा, और अगर और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मानक मात्रक क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, समय का मानक मात्रक क्या होता है, यानी यहाँ पे पूछा गया है, एक होता है एमकेएस पद्धति में, एक होता है एसआई मात्रक, यहाँ पे एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। तो समय का मानक मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पत्र है 2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, आपको बात से ही पता चल गया होगा कि द्विलिंगी पूछा गया है, यानी कि जिनमें आपके नर और मादा दोनों चीजें पाई जाती हो, दोनों चीजें उपस्थित होती हो, ऐसा पुष्प जिसमें क्या होता है, जब एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए उभयलिंगी किसे कहते हैं तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उभयलिंगी का भी मतलब होता है द्विलिंगी। ठीक है, तो जब एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल में आपने देखा होगा कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, सरसों के पौधों में भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। और अभी आपने पढ़ा है कि वर्धी प्रजनन किस में आता है, लैंगिक प्रजनन में या अलैंगिक प्रजनन में, इसका आंसर आपको देना है। 2 बार आप पढ़ चुके हैं, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि कौन से किस प्रजनन का नाम लिखने के लिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें वहां पर आपने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा है। तो आपको बताना है कमेंट्स में कि किस आपने प्रजनन में पढ़ा है, लैंगिक प्रजनन में या अलैंगिक प्रजनन में। तो वर्धीय प्रजनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो, दोनों एक ही चीज है, नाम दोनों के अलग अलग हैं। अगर वर्धीय प्रजनन कहेगा तो भी आप यही लिखोगे, कायिक प्रवर्धन कहेगा तो भी आप लिखोगे। ठीक है, चलिए तो पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों से भी नए पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, यानी इसमें कायिक भाग विकसित होकर नए पौधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो पौधों के कायिक भागों जैसे चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, इसमें से नए पौधे भी हम उगा सकते हैं। ठीक है,
तो जनन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें कायिक भाग विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न होता है या जन्म लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं। अभी तक आपने वृत्तीय गति के बारे में पढ़ा और आपने वृत्तीय गति और घूर्णन गति के बारे में पढ़ा। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं। तो घड़ी तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं दोलन और कंपन गति क्या होती है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, ये आपकी घड़ी है और आजकल घड़ी आती है पेंडुलम, हर 1 घंटे के बाद बजती है। जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है टोन उसकी बजने लगती है, ठीक है। आपने जो भी टोन उसमें से फिट की होगी वो क्या होती है, उसमें बजने लगती है। तो ये घड़ी का पेंडुलम क्या होती है, अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर क्या करता है, घूमने लगता है, इधर उधर क्या करता है, घूमने लगता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे आपने झूले को तो देखा ही होगा, ठीक है। झूले पर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, हंसीगा नहीं, ठीक है, बच्चा है छोटा सा। झूला क्या होता है, आगे पीछे अपनी मध्य स्थिति से पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर अपनी मध्य स्थिति से पीछे जाता है, फिर आगे आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दोलन या कंपन गति कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति और दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। ये देखिए ये आपका पेंडुलम लगा होता है जो इधर घूमता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है ना। जैसे ही आपका 1 घंटा पूरा होता है, देखिए बच्ची झूला झूले आगे जाएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर आगे जाएगी, इस तरीके से। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशीय या मांसपेशीय बल किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेशीय बल किसे कहते हैं या आपसे पूछा जाए मांसपेशीय बल किसे कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। पेशीय कहो या मांसपेशीय कहो, तो ऐसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, यानी जिसमें आपकी मांसपेशियों से जो खिंचाव उत्पन्न होता है। जैसे कि आप भारी बाल्टी को उठाते हो तो देखते होगे आपके हाथ क्या होते हैं, आपके हाथ में खिंचाव उत्पन्न होता है, ऐसे लगता है बहुत भारी भारी सा लगने लगता है, ठीक है। तो ऐसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। बस इतना आसान आपका उत्तर है कि ऐसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं, बस, ठीक है। जैसे साइकिल चलाते समय पेंडल पर पैरों से बल लगाना। आप साइकिल चलाते हो तो पेंडल आप मारते हो तो क्या होता है, उस पर आपके पैर की जो मांसपेशियां हैं वो क्या होती है, खिंचती हैं, आपके पैर की मांसपेशियों पे बल लगता है, ठीक है। या आप किसी बोझे को उठाते हो, ठीक है, जैसे किसी मजदूर का बोझा उठाना तो उसके हाथ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। वो बोझे को उठाता है तो उसकी मांसपेशियां क्या होती है, खिंचती हैं। समझ में आ गया। तो ऐसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे हम मांसपेशीय बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और पदार्थ की अवस्थाओं के, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख करके उनके बारे में बता के उदाहरण भी पेश करना है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, आपको पता है 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, चलिए देखिए ठोस क्या होता है। ठोस के में जो कण होते हैं वो बारीकी से भरे होते हैं। भाई जब किसी के कण एकदम करीब करीब होंगे, बारीकी से होंगे, तभी तो वो क्या होता है, ठोस बन पाएगा। ठोस के कणों में आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण हैं, जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बॉल हो गया जो गेंद आपकी होती है, कार हो गया, बस हो गया, ये सभी क्या है, ठोस चीजें हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इसका जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत होता है, अधिक होता है, ठीक है। द्रव में क्या लिखोगे, ऐसे ही अभी आपको द्रव बता देते, इसी से देखिए एक आप याद करोगे कई सारा बन जाएगा। इसमें क्या होता है, द्रव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस में पूछा जाए तो वो गैस की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा कम होता है, तो उसे हम गैस कहते हैं। बस आपको ऐसे लिख लेना है, लेकिन आपको और अच्छे से लिखना है तो और अच्छे से लिख लीजिए, लेकिन आप इतना भी लिखोगे बहुत है। चलिए द्रवों के कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। थोड़ा जो भी आप केवल एक ठोस की हेडिंग को याद कर लीजिए, उसी से बनाकर आपको लिख देना, यानी कि सेम वही होगा, बस ये होगा
द्रव जो होगा ठोस से कम होगा और गैस जो होगा वो द्रव ठोस दोनों से कम होगा। ठीक है, तो द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होती है, अतः कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव क्या कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर आप पानी को गिलास में डालोगे तो वो गिलास का आकार ले लेगा, आप उसको किसी भी बर्तन में रखोगे वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। ठीक है, मतलब इसे जिस आकार में ढाल दोगे उसी में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। चलिए गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस के कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो ही निश्चित आकार ही होता है ना ही आयतन होता है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें ना निश्चित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि करने के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में अलग होते हैं, जलीय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में अलग होते हैं। जैसे जलीय जीव जंतु में क्या होता है, धारा रेखित उनका शरीर होता है, पंख पाए जाते हैं और श्वसन करने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों में क्या होता है, जैसे कमल है तो उसको क्या होता है, उसकी पत्तियों में क्या होता है, चिकनी होती हैं। ठीक है, बहुत घने घने छिद्र पाए जाते हैं। इस तरीके से चीजें आपने पढ़ी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी की आदतें या उसके शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, चलिए 2022 के पेपर में देखते हैं 2022 के पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। आपने पढ़ा होगा 6CO2 करके। ठीक है, हाँ चलिए ये देखिए 6CO2 + 12H2O यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु जो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और वाटर को बनाते हैं। ठीक है, यानी 6CO2 + 12H2O और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करके C6H12O6 + 6O2 + 6H2O बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है तो इस दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त के त्रिज्या से क्या करता है, आधा मीटर ये क्या करता है, ये आपका दूरी बना रहा है। ठीक है, तो इसमें दूरी और विस्थापन पूछा तो दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारा r हो गया। अब ये आधा बना रहा है तो ये हमारा क्या होगा, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर πr हो गया। ठीक है, और विस्थापन कहा गया यानी यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा, 2r लगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो अभी पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से होते हैं, चलिए बताते हैं। बाहम दलपुंज या जिसे हम बाहम हरी पत्तियां कहते हैं, ये देखिए आपने देखा होगा, ये जो आपका है ये है आपका बाहम दलपुंज। ये हरी हरी पत्तियां जो होती हैं, जो आपके पंखुड़ी होती है उसके नीचे हरी हरी जो लगी होती हैं। ठीक है, जिसे हम बाहम दलपुंज कहते हैं। दूसरा है दलपुंज या रंगदार पंखुड़ियां, ये आपका दलपुंज है। ये जो आपका पत्तियां जो होती हैं, जो फूलों की जो आपके फूल जो होते हैं, फूल का जो भाग होता है रंगीला, उसे हम दलपुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुमंग या पुंकेसर जिसे हम कहते हैं। तो ये है आपका पुंकेसर। ये जो आपका फूलों में ये देखिए ये निकला हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये है पुंकेसर। और ये हमारा होता है स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्त्री केसर। ये देखिए बीच में हमारा स्त्री केसर बना हुआ है और साइड में हमारा पुंकेसर है। तो ये हमारे 4 भाग होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट है पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। अभी आपने पुष्प के पढ़ा, अब पत्ती के पूछा गया है। तो पत्ती के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, लीफ बेस होता है, लीफ लैमिना होता है और पेटियोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितने होते हैं आपके
10 लाख यानी ये हो गए आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 10 लाख पिकोमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर नंबर 6 है आपका, यानी प्रश्न नंबर 6 है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास मापन के लिए ये देखिए हम वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये देखिए आपका वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये है आपका, इसका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास मापन के लिए करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से बताने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बहुत मेहनत से बनाई है भाई, बहुत सारे लाइक मुझे चाहिए क्योंकि मैंने आपके कहने पे जल्दी से बनाई है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मेहनत करिए और पढ़ते रहिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको एकदम रट डालिए, और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल पर आप पढ़िए, एक ही चैनल को पढ़ते रहिए। ज़्यादा उन्होंने क्या पढ़ाया, उन्होंने देखो सभी चाहते हैं कि हम ये भी पढ़ाएं, वो भी पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ जो मैं कह रही हूँ वही करिए। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को खूब रट डालिए, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़िएगा जब आपके पास टाइम हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको खूब एकदम से रट डालिए, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। अभी तक जितने मैंने पढ़ाए उनको रिविजन करते रहिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।